हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो अभी 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये आपका जो अभी का समय है बहुत कीमती समय है और ख़ासकर ये समय अभी आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का समय है, क्योंकि आप पूरे साल तक क्या पढ़े नहीं पढ़े अब उससे मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मायने में उससे कुछ मतलब नहीं है। मायने में इस बात से मतलब है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता है या नहीं, क्या आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चनों के बारे में कुछ अंदाज़ा है, जानकारी है या नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमको डील करना है। अब समय इस बात का है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एज ए स्टूडेंट बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लेकर के आए हैं, जिसके लिए आज हम इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री नहीं, सभी सब्जेक्टों का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। 70 से 80 क्वेश्चन करेंगे, 60 से 70 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, लेकिन कम समय में करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो बहुत पीछे विगत वर्षों में पूछे गए हैं और इस बार भी कंफर्मेशन है कि पूछा जाएगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इधर उधर के दौड़ में भी भाग में हैं सिर्फ, या अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप अगर 2026 के 10वीं की परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रख करके अभी अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। जहाँ तक बात करें ऑब्जेक्टिव के, तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको समझ में आएगा एग्जाम के बाद कि हम ऑब्जेक्टिव में तो लगभग ठीक ही ठाक स्कोर कर दिए, डायरेक्ट कटा नंबर तो ऑब्जेक्टिव में कटा। इसके लिए अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला थोड़ा सा पेशेंस रखना, हर एक क्वेश्चन को देखना, बनाना, ताकि तुमको दिखा हुआ लगे। बाद में जब इस चीज़ को करो तो तुमको दिखा हुआ लगे क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस एग्जाम को देखते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा कि जो सन 1817 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? क्या सेडोन में हुआ था, या सेडोवा में हुआ था, कि साइडाइन में हुआ था, या फिर फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो जो थोड़ा सा जानता है वो ठीक है, नहीं जानता है तो याद रखिएगा वो युद्ध जो हुआ था सेडोन में हुआ था। क्या हुआ था? सेडोन में। मतलब प्रैक्टिस करना है आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो यही युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो भी हम लोग पीछे पड़े हैं, सेडोन का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध नहीं, सेडोवा का युद्ध नहीं, पर्सा डेनमार्क का युद्ध नहीं, सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए, क्या तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? कौन से देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा था यार। बताओ तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोप का मरीज किसको, चलो तुम भी बताओ, जो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की इज द राइट आंसर। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? चलो बताओ, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था, गैरिबाल्डी था, विक्टर इमानुएल था, या फिर मुसोलिनी था? कौन था? मुसोलिनी था। कौन था? कौन यंग यूरोप का संस्थापक था? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन आपको दिखने वाला है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए और बताइए कि चौथा का आंसर क्या होगा। फटाक से कमेंट में फेंके मारिए मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। अगर 4 तक ठीक ठाक पहुंचे हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए 5वां नंबर का आंसर कि टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ के थे? 5वां का आंसर बताइए कि टीपू सुल्तान जो थे वो शासक कहाँ के थे? 5वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमेशा आपको दिख जाता है और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि आपको दिखेगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये क्वेश्चन का मतलब इतना बेशर्म है यार, मुंह उठा के चलाता है। इस बार भी बेशर्मी करेगा और मुंह उठा के आ जाएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो अगर आपको नहीं पता, याद रखिएगा, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। याद रहेगा, हिल के तरह। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। याद रखना है कि नहीं रखना है? ये खाली टाइम पास करना है भगवान? बताओ। कोशिश करो अधिक से अधिक बार ऑब्जेक्टिव का वीडियोस देखो। और एक हम रियलिटी बता देना चाहते हैं अभी के एजुकेशन का, और आपका नंबर कैसे ज़्यादा आएगा उसका। अगर आप अभी
एग्जाम के चीज़ों को देखना छोड़ करके मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा सब करता है, हमको पता है करते ही होंगे, और सिर्फ रील देखने पे लगे हुए हैं, तो अभी से आपको जागरूक हो जाना है और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को देखना है, अधिक से अधिक सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है, तब जाकर के अच्छा एग्जाम। थोड़ा दिन के लिए तो बहुआ आपको अभी जो 10 दिन बचा हुआ ना, इतना दिन के लिए तो आपको त्यागना पड़ेगा। रील वील एकदम फिल्म रील चाहे जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्टर वोस्टर लग रहा है सब छोड़ना पड़ेगा। एकदम एकाग्र होकर के जितना अधिक से अधिक हो सकता है हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखिए। मेरा यूट्यूब पे तो पूरा पड़ा हुआ है, जितना अधिक से अधिक हो सकता है सब्जेक्टिव देखिए, वीडियो के माध्यम से देखिएगा। एक वीडियो तो इतना मस्त चीज़ है ना यार कि कम समय में अच्छा तैयारी हो सकता है। जितना अधिक से अधिक तुम ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करेगा वहाँ पे जाएगा तो देखिएगा अरे यही तो क्वेश्चन था यार, गर्दा मचाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। 1863 में, 1864 में, 1871 में कि 1872 में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो 1871 1871 में हुआ था। 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए और देखते हैं इसका आंसर। आपको कमेंट में फेंक के मारना है कि 1871 में कौन सी, पीछे पूछा है ना यार, पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था उसी को उलट दिया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई है। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम पीछे बताएंगे आपको कि 1871 में क्या हुआ था। अगर आप पीछे ध्यान से देखे तो अभी आंसर बताइएगा इसका। पिछला क्वेश्चन ही इसका आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, याद रखना है आपको, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कि 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कैसा शासन स्थापित हुआ था, जो आपको बताना है बउआ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके। दिमाग बोलेगा नहीं देख पाएंगे, दिमाग बोलेगा नहीं अब नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव हटाओ, नहीं दिमाग बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखो। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो, खुद से आंसर देने की कोशिश करो, नहीं होता है फिर आंसर देखो, बस ये कह सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था हुआ था कि संवैधानिक राजतंत्र हुआ था कि गणराज्य हुआ था कि अधिनायकवाद हुआ था, क्या हुआ था 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, जो बताइए। 9 का आंसर बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए क्या हो जाएगा। तो 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र हुआ था, क्या होता, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि 9 का आंसर भी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन अगर ठीक ठाक किए हैं तो 10 को देखिए और बताइए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काउंटर काउट की गैरीबाल्डी, बिस्मार्क की मेजनी। जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था, जो बताइए। जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था, 10 का आंसर क्या हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था, गैरीबाल्डी था। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था, कमेंट में फेंक के मारो। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था, कमेंट में फेंक के मारो। गैरीबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था, तो गैरीबाल्डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत आसान सा, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। कौन जो है जिसको इटली के एकीकरण से कोई लेना देना नहीं है, इटली के एकीकरण से कोई संबंध नहीं है, कौन। बिस्मार्क, मेजनी, कावूर या गैरीबाल्डी। बताइए कौन जो है इटली के एकीकरण से उसको कोई लेना देना नहीं था, इटली के एकीकरण में कोई मतलब नहीं था उसको, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। बिस्मार्क का, किसका, मेजनी, कावूर, गैरीबाल्डी, तीनों का था, लेकिन बिस्मार्क का। 11 नंबर क्वेश्चन अगर ठीक ठाक आप बता दिए हैं तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन और बताइए बबुआ कैसे हुई पास। बताइए बताइए, डर लग रहा है ना कि कैसे पास होइएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या पर्सा। कौन जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो कमेंट में फेंक के मारिएगा, ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, ऑस्ट्रिया था। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, मेजनी था, गैरीबाल्डी था, लेनिन था, बिस्मार्क था। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, कौन था। क्या जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। इतना ये इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आ जाएगा। फ्रैंकफर्ट 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 की संधि कब हुई थी, बताइए। 2020 में पूछा था, 21 में पूछा था। 1864, 1866, 1870, 1871 कब हुआ है फ्रैंकफर्ट की संधि बबुआ, कमेंट में फेंक के मारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ है, बताए। ये तो 3 बार आ गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी छूटेगा। 1871 में हुआ था बबुआ फ्रैंकफर्ट की संधि, 1871। अब मिलाकर के 3 बार आ गया ये क्वेश्चन, छूटो तो हरा से बताओ तो एकदम करना मजाक बनेगा। 14 नंबर क्वेश्चन अगर ठीक ठाक आप कर लिए हैं तो 15 को देखिए और बताइए कि जालवेरिन संबंधित था। 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि जालवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या फिर पादरियों से।
पादरियों से, विद्वानों से, व्यापारियों से या क्रांतिकारियों से? जालवेरिन किससे संबंधित था? जालवेरिन किससे संबंधित था? 15 का आंसर बताइए। जालवेरिन किससे संबंधित था? जालवेरिन व्यापारियों से संबंधित था। जालवेरिन किससे संबंधित था? तो जालवेरिन जो है व्यापारियों से संबंधित था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954, 1952, 1950 और 1985। जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में, 1952 में, 1950 में या फिर 1985 में? आपको फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना है कि जेनेवा संधि कब हुई थी, बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? 1954 में। जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में। अगर इसका आंसर आप सही सही दे दिए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आंसर, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और एग्जाम में दिखेगा तो बोलिएगा यही तो पढ़ के गए थे एजी एजुकेशन से, एकदम यही बोलिएगा कि काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था 2020 में? ये क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे ना यार, तब भी एग्जाम में आया था और इतना मस्त क्वेश्चन है कि हमसे पहले जो मेरे भैया पढ़ रहे थे तब भी एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन में हर एक पेपर में दिख जाता है हमको कि काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया गया था? सेनापति पर, कि फ्रांस के राजदूत पर, कि प्रधानमंत्री पर, कि गृह मंत्री पर? आज के बाद ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हमेशा याद रखिए कौन पद पर हुआ था। अभी मोदी चाचा कहाँ है? हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो वो है पद पर काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल के जो है नियुक्त किए थे। कौन से पे? प्रधानमंत्री पे। याद रही कि ना रही जो बतावा, याद करे के पड़ी। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ ऐसा नहीं क्वेश्चन बा, हम बोले हैं ना आपको जी कि जितना भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ना, सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा पूछे से, समझ रहे हैं? तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको गर्दा मचा करके देखिएगा कि नहीं देखिएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ है, कब हुआ था। 2020 में पूछा है, किसने पूछा? 22 में पूछा। 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में वियना सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 18 के आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? 2022-2023 किसके योगदान से इटली का एकीकरण खलास पूर्ण हो गया? मेजनी के योगदान से, काउंट कावूर के योगदान से, विक्टर इमैनुअल के योगदान से या इनमें से सभी? किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में फेंक के मारिए, बताइए किसके योगदान से इटली का एकीकरण? तो इटली के एकीकरण में मेजनी का भी, काउंट कावूर का भी, विक्टर इमैनुअल, इनमें से सभी तीनों का योगदान था इटली के एकीकरण में। नाम याद रखना बबुआ, विक्टर इमैनुअल, काउंट कावूर और मेजनी, तीनों का नाम याद रखिएगा जरूर से जरूर, एकदम ठीक है ना? इटली के एकीकरण से हमेशा क्वेश्चन आता है बबुआ, ध्यान से रखना। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किया था? गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क या फिर नेपोलियन? कौन जो है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था? 20 नंबर क्वेश्चन हम चाहते हैं इसका आंसर आप गर्दा मचा के दें, बताइए क्या हो जाएगा? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क। ये भी एकदम हीरा क्वेश्चन बाहो, हीरा हीरा हमेशा पूछा जाता है कि बिस्मार्क जो थे वो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किए थे। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए। देखिए क्वेश्चन में मतलब कि क्या, अब हम क्या करें? अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, मतलब क्या करें? अब तुमको क्या करें हम यार? मतलब ये इसको फैक्स करवा के घर में भेज दे तुम्हारे यहाँ, क्या करे? पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा दे घर में? गधा वो देखो इसको, तुम देखते बेहोश नहीं हो रहा है तो तुम गधा है, तुम एग्जाम के लिए सिंसियर नहीं है। 2014, 16, 22, 23, बाप रे बाप, कह रहा है कि वही क्वेश्चन में एकदम फोटो कॉपी इतना बार पूछा है। अब लियो पूछेगा और तुम नहीं देख के गया है तो कैसे बनाएगा? फिर बोलेगा फलाना का नंबर ज्यादा आ गया, तो आएगा ना वो थोड़ा सा कहीं से रख करके देख लिया लास्ट में 2-4 क्वेश्चन वसन है कि जे आवे वाला था, तो बस गर्दा मचा दिया। और क्या एक तो खेला है, ऑब्जेक्टिव कितना सही जाएगा? कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यही क्वेश्चन गन्हा दिया है, बार बार पूछता है, एकदम हमेशा पूछता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? लुई 18वीं है ना जी? हाँ, लुई 18वीं, देख लो 10, 5, 3, 8, 18, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट या फिर नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क? कौन जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था? 21 नंबर क्वेश्चन बाहो, बतावा एक आंसर का होई? याद रखिए नेपोलियन बोनापार्ट। आ जाओ नेपोलियन बोनापार्ट। पर आए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर। यार पीछे आ गए, कैसे पीछे आ गए यार? अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी कम कर दिया गया
की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया। अच्छा कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया। निम्न में से कौन से सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्वेश्चन इधर उधर हो गया, हम बोल रहे हैं जो सुनो। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा, ये 4 सम्मेलन दिया हुआ है ना, चारों में से कौन सम्मेलन के बाद जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन या फिर रियो डी जेनेरो सम्मेलन या फिर लॉसनी सम्मेलन। कौन से सम्मेलन के बाद जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था? बताइए। 22 का आंसर क्या होगा? कम फेंके मारिए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है लॉसनी सम्मेलन के बाद। किसके सम्मेलन के बाद? नेक्स्ट हमारा 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। हीगेल जो था वो कहाँ का दार्शनिक था? हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? हीगेल फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का दार्शनिक था हीगेल? कहाँ का दार्शनिक था? 23 का आंसर बताइए। हीगेल कहाँ का था? तो हीगेल जो है जर्मनी का था दार्शनिक। हीगेल कहाँ का था? जर्मनी का था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उसका मुख्य उद्देश्य गणराज्य को पुनर्स्थापित करना था, या उसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना था, या उसका मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना था, या इसका इनमें से कोई उद्देश्य ना था। ले तुम्हारे से खाली रील देखना उसका उद्देश्य था। ये मजा आ रहा फोन चला, ये फोटो लगाए, हम दोस्त को टाइप किए, एकदम मजा आ रहा है, माहौल सेट कर रहे हैं ना, है ना? होता है ना माहौल सेट करना, दबदबा। हाँ, वो वाला दबदबा। बताइए कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? दबदबा सेट करना था। एक ऑप्शन हम यहाँ ऐड कर देंगे, ऑप्शन नंबर ई, दबदबा सेट करना। क्या था बताओ? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना उसका मुख्य उद्देश्य था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ जी? 1789 में, 1804 में, 1871 में कि 1817 में? कब हुआ फ्रांसीसी क्रांति? 25 का आंसर तुम फेंक के मारो, कमेंट में फेंक के मारो। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा 1789 में। हम लोग एकदम बढ़ेंगे आगे बिना कोई रोक टोक के। कह रहा है मेजनी का संबंध कौन से संगठन से था? मेजनी का संबंध कौन संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, डायट से या जालवेरी से? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 26 का आंसर आपको बताना पड़ेगा, तब जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। 26 का आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली में, जर्मनी में कि रूस में कि ग्रेट ब्रिटेन में? कहाँ स्थित है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? 27 का आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि कोसुथ का संबंध कौन से देश से था? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से कि हंगरी से? कोसुथ का संबंध, कोसुथ के संबंध किस देश से था? 28 का आंसर। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी से। कहाँ से? हंगरी से। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, पुर्तगाली, इंग्लैंड या पोलैंड? किसको कहा जाता है? 29 का आंसर। 29 का आंसर हो जाएगा यूनान। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था बबुआ, अब रियो ना छोड़िए, बना के ही। हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854, 1864, 1874, 1884? देखो, गौर से देखो और बताओ आंसर। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में फेंक के मारो। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 1864। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में हुआ था। चलो, इतना प्रैक्टिस कर लिया, ये था हिस्ट्री पार्ट। अब नेक्स्ट देखो तुम लोग, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग इंटर कर गए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चनों में। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे जो भी रहेंगे, ठीक है, सोशल साइंस के ज्योग्राफी में। कि क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2018 में पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को कि 5 अक्टूबर को? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, नवीकरणीय है, अजैव है कि अनवीकरणीय है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है जो बताइए? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय? दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा?
फटाक से आप भी बोलिएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। एकदम देख रहे, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से प्रैक्टिस कीजिएगा ना वो यही क्वेश्चन रहने वाला है, बस आप प्रैक्टिस अभी से करके जाइए। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? 2019 में क्वेश्चन पूछा था। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा हमारे पास जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? 2014-2019 में पूछा है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है और चक्रीय है। कौन सा संसाधन है सौर ऊर्जा? चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा तो पुनः पूर्ति योग्य है ना। एक बार सूर्य को हम लोग सौर प्लेट में, ये हमारा सौर से बन गया बिजली, ऐसा थोड़ा दोबारा नहीं बन सकता, अभी बन रहा है, अभी है हमारे पास सूर्य उतना। अब बताओ सूर्य नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा जी? बताओ, तुम लोग कुछ सोच नहीं करता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को या इनमें से कोई नहीं? बताइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पांचवा का आंसर देखिए, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहाँ तो जोहान्सबर्ग दिखे नहीं रहा है जी। अच्छा, ये वो दिख रहा है ना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई। पांचवा के बाद छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 2021 में पूछा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई? बताइए कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कमेंट में फेंक के मार के। तो 6 का आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान सा, कि निम्न में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन है? सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? तो सातवां का आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 2022 और 2022 के दोनों पालियों में पूछा गया था। बताइए, जोहान्सबर्ग की, जियो डी जनेरियो की, न्यूयॉर्क की, टोक्यो, कहाँ हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ये भी सोचने में पड़ेगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की जब बात करेंगे तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? और रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी सम्मेलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार हमेशा। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? 9 का आंसर बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1972 में, 1985 में, 1992 में, 1995 में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10वां का आंसर हो जाएगा 1992 में। क्या हो जाएगा? 1992 में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में, 1992 में, 1990। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, निम्न से कौन अजैविक संसाधन है? 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि कौन जो है अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी, तुम बता सकता है इसमें तो तुमको दिख ही रहा होगा अजैविक संसाधन। इसमें तो तुमको इधर उधर करने की जरूरत नहीं, बताया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सोशल साइंस में जिसको तुम कॉमन सेंस यूज करके बता सकता है। ग्रुप देखो इसका, ठीक है, एक ऐसी चीज मिलेगी जो इस ग्रुप से अलग होगा। लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग है ना। ऐसे भी सोच सकता था तुम लोग ना कि कौन जो अजैविक संसाधन है? ये रहा हमारा अजैविक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2018 में पूछा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। बताइए कौन सा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? 12 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारो, तो हम तुमको मारेंगे। कौन सा? एंड्रीन। कौन सा है? एंड्रीन। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखो बउआ कि काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है 2019 में पूछा है। कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए कि बाजरा के लिए? काली मिट्टी उपयुक्त है किस चीज के लिए? काली मिट्टी किस चीज के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, बाजरा के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए? किसके लिए उपयुक्त है काली मिट्टी? 13 का आंसर। 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए। काली कपास, काली कपास, काली कपास, काली कपास, याद रह जाएगा। अब तुमको याद रह जाएगा मंत्र। आए बाप, देखो अब हम क्या करें इसमें, बताओ। अब हम करें तो करें क्या, तुम बताओ। अब भी नहीं हो रही है,
अब अभी 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 नहीं होगा तुमसे। हाँ, यही क्वेश्चन देखो 15 में पूछा, 13 में पूछा, 17 में पूछा, कोई टीचर चिक चिक के बोल रहा होगा वो 17 में पूछा है, अब नहीं देखा होगा वो 1900 में पूछ दिया, तो बताओ कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। काली मिट्टी मृदा का दूसरा नाम क्या है? बालुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, क्या है? अब काली मिट्टी का तुमको दूसरा नाम नहीं पता है तो एक बार देख लो ना बेटा, ऑप्शन में देखते एग्जाम हम तुम आंसर बता देगा, बस एक बार देख तो लो कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बताओ। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा हमारे पास रेगुर मृदा। क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 के बाद? 15 नंबर क्वेश्चन कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? 2016 और 22 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। अभी वो पूछे पड़ेगा कहाँ सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, ये तो हमको लगता है कि गधा है तुम अगर मैं बना रहा है। मरुस्थलीय उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? बताओ, आंसर बताओ। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में फेंक के मारो, कहाँ हो जाएगा जी? सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में ना जी। हाँ, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है बताओ। नेक्स्ट है कि पंजाब। आज बात, अब हम क्या करें, तुम अभी भी नहीं पड़ेगा, बोलो अभी भी देख के नहीं जाएगा, बोलो। अगर अभी भी नहीं देख के जाएगा तो गधा है तुम। देखो कितना बार पूछा है, 2012, 20, 21, 22 में। सिंपल सा क्वेश्चन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है, गहन खेती है, अधिक पशुचारण है कि अधिक सिंचाई, क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। वहाँ जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक से अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बबुआ? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? 2023 में पूछा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, बांगर, लेटराइट या इनमें से कोई नहीं। कौन जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? ये क्वेश्चन नहीं बताइएगा, बताइए। ये भी क्वेश्चन नहीं बताइएगा, उठा लेंगे घरे सब आपको। बताइए इसका आंसर। 17 का आंसर, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा कि बांगर। बांगर को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये हुआ, ये हुआ। हाँ, अब है 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारण है? मृदा निर्माण का कारण कौन है? जलवायु, चट्टान, वनस्पति या इनमें से सभी? कौन जो है मृदा निर्माण का कारण है? हमको तो लग रहा है सभी है, तुम बताओ क्या होगा? मृदा निर्माण का कारण क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो हम बताते हैं जलवायु भी है, चट्टान भी है, वनस्पति भी, इनमें से सभी हो जाएगा। जलवायु, चट्टान, वनस्पति तीनों से मृदा निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? बताइए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है जी? खादर को, बांगर को, रेगुर का, इनमें से सभी? किसको कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर कमेंट में फेंक के मारो, क्या हो जाएगा? खादर को। किसको कहा जाता है? खादर को। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। बस इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से हम इतना क्वेश्चन दिए हैं। अब आपको देखना है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं या नहीं। एग्जाम के बाद हम वीडियो डालेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि देखो यहीं से था, ठीक है। तो अभी हम लोग 30 क्वेश्चन किए हिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन किए ज्योग्राफी से, और 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से। तो कुर्सी की बेटी सोशल साइंस में तो देखिएगा यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं, यहाँ देख के जाने वाले हैं या बस इधर से उधर होते रहना है, टाइम पास करते रहना है। हमारा यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो कि हम इस इकोनॉमिक्स से लेकर गए, सोशल साइंस का है बउआ, ऐसे याद रखो। सोशल साइंस में तुमको ये क्वेश्चन में दिखेगा, कितना तो यही पता होगा यार कि सोशल साइंस में कितना सब्जेक्ट है। छोड़ो, गोली मारो, अब उतना टाइम नहीं है, अब टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन देखो, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? और बताओ फटाक से कितने भागों में बांटा गया है? पता है तो बताओ, नहीं पता है तो जो बोलते हैं उसको ध्यान में रखो, याद रखो हमेशा के लिए। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया सेवा क्षेत्र को। हम भागेंगे एकदम जल्दी, भागो जल्दी, भागो भागो भागो। कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? 2015, 2015, 2014 पूछा गया। कौन से क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा को, उद्योग को, कृषि को, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। किसको जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? दूसरा का आंसर हो जाएगा उद्योग। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 2018 में पूछा है कि कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है देश में? 10, 7, 15 या 5? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? बताइए। तीसरा का आंसर हमारे पास हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो हम फिर से वही बात बोलेंगे, हम एग्जाम दिए तब भी आ रहा था, भैया एग्जाम दिए तब भी आ रहा था, हमसे एक और बड़े दिए वो भी दिए तब भी आया था। अब तुम लोग दे रहा है 2, यही रहेगा गधा। देखो, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 2022, 2018 में। 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2005। कब हुआ है?
भारत में नीति आयोग का गठन। आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2014 में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2014 में हुआ था। नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बताओ। ये कोई सोचने वाला बात है। अमेरिका, चीन, भारत, कौन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बताओ। ये भी सोचेगा गधा, मारेंगे तो गर्दे उड़ा देंगे। ये भी इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तो तुमको खुद बताना था। जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, अर्धविकसित, विकसित या इनमें से कोई? बताओ। जगह घर में खूबे आय है, मतलब खूबे पैसा है, और उसके घर के प्रत्येक मेंबर के पास भी बहुते पैसा है, तो विकसित कहलाएगा कि अविकसित कहलाएगा? बताओ छठा का आंसर क्या हो जाएगा? छठा का आंसर क्या हो जाएगा? एक बात बस पूछ रहे हैं कि वो घर है और वो घर में इतना पैसा है, अठाइए पैसा है, पैसा ही पैसा है, उसके प्रत्येक घर के व्यक्तियों के पास करोड़ों करोड़ रुपया, लाखों लाख रुपया, तो घर विकसित है कि अविकसित है? वही बात तो पूछ रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक है, एकदम गर्दा है, राष्ट्रीय आय भी अधिक है, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, तो वो क्या अविकसित कहलाएगा, अविकसित कहलाएगा, विकसित कहलाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाएगा? आप भी बोलिएगा कि काहे टेंशन वाले रहे हैं, तो विकसित ना कहलाएगा, गर्दा पैसा बा ओकरा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कौन है जी? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, कौन जो है बीमारू राज्य है? बताइए 7वां का आंसर। 7वां का आंसर कमेंट पे मारिए, बीमारू राज्य कौन है? कर्नाटक हो जाएगा यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है ना? बीमारू राज्य कौन कौन है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। कौन नहीं है? कर्नाटक नहीं है। बीमारू राज्य कौन है? वही तो हमको लगा। बिहार हमारा 1 नंबर बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। कर्नाटक इसमें बीमारू राज्य नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो बीमारू ऊ से उड़ीसा, बी से बीमार, मौसम बदल, 3 गो से याद रखो। और कौन है तो कर्नाटक में है, ठीक है? ऐसे देखो, ऐसे होता है एग्जाम में गलती क्या होता है पता है? फटाफट क्वेश्चन बनाते जा रहे, और कहीं पे लिखल बा कि कौन नहीं है, और तुम नहीं दिखवे नहीं करेगा एग्जाम में, आपको नहीं बड़ी मुश्किल से दिखता है। आप जब उसको ध्यान से देखिएगा तब दिखेगा अरे नहीं लिखा हुआ था, नहीं जल्दी नहीं दिखता है। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कौन बीमारू राज्य है नहीं पूछ रहा है, कौन बीमारू राज्य नहीं है पूछ रहा है। इट मीन्स 3 ऐसे ऑप्शन है जो बीमारू राज्य है और 1 नहीं है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि कर्नाटक नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से सभी? अब बताओ। बीमारू, ये 3 को देगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी हो जाएगा बीमारू राज्य। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना दिया गया 2019 में? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना दिया? आप ये देखो, जो मनरेगा है उसको हटा करके MGB कुछ कर दिया गया है ना, उसको भी अब ऐड हो जाएगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, कौन आयोग बना दिया गया? 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? 9वां का आंसर हो जाएगा हमारे पास नीति आयोग। योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, जो बताओ? राष्ट्रीय विकास परिषद 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, बताओ? 10वां का आंसर। 10वां का आंसर हो जाएगा 1952 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, 1952 में। चलते फिरते आंसर बता दो, एकदम सही बताओ। जिधर जा रहा है उधर जाते रहो और एजी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखते जाओ, एकदम देखते जाओ। हमारा 2-3 चैनल है, किसी में जुड़ जाओ, सब में ऑब्जेक्टिव गर्दा मत डालो। एक है अमित सर ऑफिशियल, एक है अमित गौरव एजुकेशन, मेन चैनल अमित गौरव एजुकेशन, एजी एजुकेशन भी है। एकदम गर्दा मचा करके तुमको पढ़ना पड़ेगा बच्चा। हम तो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर तुमको भी थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य का पिछड़ा राज्य कहा जाता है 2015, 2018, 2020? जहाँ दिख जाए हम लोग वहीं तो पिछड़ा कहा जाता है। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली का भी हो सकता है, पंजाब को नहीं बा, केरल तो और शिक्षित राज्य। बिहार सबसे गेल गुजर फिलहाल है, बबुआ कहते हुए खराब लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आंसू आ रहा है, रुक नहीं रहा है आंसू। अब ठीक करिए ना रहा है सब, तो क्या करे, सब वैसनी। बिहार जो है हमारा पिछड़ा राज्य है। 11 का आंसर हो गया, कोई दिक्कत है 11 का सीट? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। ऊ से उड़ीसा, न से मध्य प्रदेश, बी से बिहार। अब देखो आंध्र प्रदेश दे दिया, कोई सोच लेगा आंध्र प्रदेश मार देगा कड़ाक से, और देखने रहा है कि नीचुआ लटकल है। कितना दुखद बात है, जब देखो तो यही आ जाता है बिहार जो है बीमारू राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाजवादी है, उस अर्थव्यवस्था में किस चीज पे ज्यादा बल दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पे, उत्पादन कुशलता पे, या फिर अधिकतम लाभ अर्जन पे, या फिर लोक कल्याण पे?
समाजवाद अर्थव्यवस्था पे कौन से बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है? समाजवाद पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है लोक कल्याण पे। कोई कोई जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है कहीं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा लोक कल्याण पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे चाचा थे। ठीक है, हमारे चाचा थे, हमारे वो चाचा है। ठीक है ना, तुम लोग चिन्ह करता होगा हो सकता है, अगर हमको वो पहचानते तो उस समय में, समझ रहा है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, योजना आयोग बना, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो हमारे चाचा थे, ठीक है ना, वो हमको बहुत अच्छे से पहचानते थे। बैठ के चाय पीते थे दोनों, ऐसा चाय होता था, ऐसा देखा है उनके हाथ में, कोई बात नहीं। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 14 का आंसर, 14 का आंसर कमेंट में फेंक के मारो तो चाचा का नाम याद आ गई बा, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा। नेक्स्ट है, योजना आयोग के जो होते हैं ना, वो मेन वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही हुए ना। हाँ बिल्कुल। अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, या इनमें से कोई? तब बात जब हरित क्रांति के बाद, अब बात जब कृषि के बाद, तो वो प्राथमिक के क्षेत्र में, ठीक है ना। हम लोग चाहे वो खनन हो, कृषि हो, पशुपालन हो, एक प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखो, उड़ा दो, गोली मारो, कमेंट में फेंक मारो। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। बिहार राज्य कौची प्रधान है बबुआ? बता, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तब बिहार में तो खाली कृषि है ना बात, तो 16 का आंसर का हुई? कृषि प्रधान। बिहार राज्य कैसा है? तो कृषि प्रधान है। 16 के बाद 17 का देखा, भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। पीछे क्वेश्चन आया था ना, हाँ पीछे आया था। अब भी नहीं बताएगा तो क्या कर सकते हैं यार। भारत कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन। अभी हम बोले, अभी पीछे हम बोले थे कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, खनन, यानी इनमें से सभी। कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है, चुपके से पूछ रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। अभी तो लगता है 200 करोड़ पहुंच गया होगा 2026 में। तुम वीडियो कब देख रहा है? एग्जाम से पहले ही देख रहा होगा। बताओ कितना है? 200 करोड़ पहुंच गया। 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? बता, तो गोली मार देंगे अभी, अजय मार देंगे हम। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा 121 करोड़ था। लॉकडाउन के बाद तो इतना बढ़ा मुझे, क्या बताएं आपको। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? निजी लाभ, मूल्य तंत्र। ये क्या हो गया? देखिए क्या हो गया, काहे जी ऐसे काहे करता है? कह रहे समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, या कि साधनों का निजी स्वामित्व। क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण? क्या है? 20 का आंसर समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो हम लोगों को याद रखना है सामाजिक कल्याण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। और आज के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव यहीं तक रहेगा। और एक बार आवाज भी सुन लो, सुनाई दिया सुनाई। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। और ये हमारा सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मेरा एक ही दावा है, कम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, आएगा सब यहीं से। ठीक बा, एग्जाम के बाद देखिएगा आया है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है सीरीज ये चलता रहेगा सोशल साइंस का, आप जरूर देख लीजिएगा। ये एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले वाला ऑब्जेक्टिव है। एकदम जो गर्दा मचा के एकदम चलते फिरते दौड़ते खाते पीते कहीं भी खेलते देख लीजिए और गर्दा मचाइए एग्जाम में। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं अभी के लिए।